इस वीडियो में बात करेंगे आपसे चकबंदी प्रक्रिया के बारे में कि चकबंदी प्रक्रिया किस तरीके से होती है और कैसे कैसे लागू की जाती है। राज्य सरकार चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1) और 4(2) के तहत चकबंदी प्रक्रिया की विज्ञप्ति को जारी करती है। उसके बाद चकबंदी आयुक्त अधिनियम की धारा 4(का) और 4(ख) के तहत चकबंदी प्रक्रिया की शुरुआत करने की अधिसूचना जारी करते हैं। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद राजस्व न्यायालय में अगर किसी भी तरीके का उन गांवों में कोई वाद विवाद चल रहा है, यानी कि कोई अगर मुकदमा ज़मीन जायदाद संबंधित चल रहा है, तो उन सभी पर वहां पर रोक लग जाती है कि जब तक चकबंदी की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। और जो चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी होता है, उसकी बगैर किसी अनुमति के कोई भी काश्तकार खेती के अलावा अपनी भूमि पर किसी अन्य तरीके का कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई घर बना ले या कोई दीवार उठा ले। मान लीजिए होता क्या है कि कई बार जो ज़मीन होती है वह मालियत ज़्यादा होती है या ज़मीन सीलिंग एरिया से अधिक होती है, तो कई लोग जुगाड़ लगाते हैं जिनको 143 करा देंगे, आवासीय करा देंगे या वहाँ पर बाउंड्री वगैरह करा देंगे, आवासीय गतिविधियाँ दिखा देंगे, जिससे कि वह ज़मीन चकबंदी से बाहर हो जाए और वह जो सीलिंग लिमिट है उसके अंदर वो आ जाए, उनकी ज़मीन सीलिंग में ना जा नहीं पाए। तो इस तरीके के कार्य करना भी वहाँ पर प्रतिबंधित हो जाता है। बगैर चकबंदी अधिकारी के अनुमति के वो आप खेती के अलावा कोई दूसरा काम अपनी ज़मीन पर नहीं कर सकते जब यह विज्ञप्ति जारी हो जाती है। धारा 4(2) और धारा 4(2) के प्रकाशन के बाद में चकबंदी समिति का गठन किया जाता है। यह चकबंदी समिति चकबंदी के समय अधिकारियों का सभी तरीके से मार्गदर्शन करती है और सहयोग करती है। इस चकबंदी समिति में जितने लोग होते हैं उनका ये काम रहता है कि चकबंदी प्रक्रिया को सरल बनाएं और चकबंदी में सहयोग करें। जो चकबंदी करने वाले अधिकारी हैं, लेखपाल हैं या जो भी कर्मी हैं, उन सभी लोगों को वह सहयोग करें। वहाँ लोकल जानकारी और कहाँ पर क्या किस तरीके की व्यवस्था है, किसकी ज़मीन है, क्या है, वह सब सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराएं और उनके साथ में बने रहें। अगर किसी भी तरीके का कुछ गड़बड़ काम हो रहा है या कुछ भी अन्याय या अनैतिक हो रहा है, तो उन सब चीज़ों का भी वो देख रेख रखें, क्योंकि पूरी मनमानी सरकारी अधिकारियों की या सरकारी लोगों की नहीं चलती है। उसमें चकबंदी समिति बनाई जाती है जिसमें उस समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है गांव का, और बीडीसी, पंच, कई लोग होते हैं जो चकबंदी समिति बनाई जाती है, यानी गांव के लोग मिलकर के और सरकार के लोग मिलकर के उस चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, जिसमें दोनों लोगों की सहमति है और साथ साथ में काश्तकारों की भी सहमति होती है। इसके बाद में चकबंदी लेखपाल होते हैं, वह गांव में जाकर के धारा 7 के तहत जो ज़मीन का नक्शा होता है उन सभी चीज़ों का मिलान करता है। उसके बाद में धारा 8 के तहत वहाँ पर देखा जाता है, सारा एक बार पैमाइश होती है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह में घाटों में पेड़ है, कुआं है, कहाँ पर तालाब है या किस तरीके की व्यवस्था है, किसी ने अपने खेत में ट्यूबवेल लगा रखा है। इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल एक नए सिरे से की जाती है और उनको मानचित्र जो पुराना वाला नक्शा होता है उस पर अंकित किया जाता है, क्योंकि जो नक्शा पहले होता है, जो पहली चकबंदी का नक्शा बना है, उस पर यह चीज़ें नहीं अंकित हैं कि किसी ने अपने घाटे में बोरवेल करा रखा है, कुआं बना रखा है या वहाँ पर बाग लगा दी है, पेड़ उगा रखे हैं। तो उन सब चीज़ों का एक बार से पूरा छानबीन किया जाता है और वह नक्शे पर अंकित किया जाता है। ये धारा 7 और 8 में होता है। जो घाटों की भौतिक स्थिति होती है, जो उस समय पर स्थिति होती है, वह नक्शे पर अंकित किया जाता है। उसका एक डिटेल बनाया जाता है कि अभी यह स्थिति इन घाटों में या इस गांव के खसरों में मौजूदा स्थिति यह है, और उन सभी का एक आकलन किया जाता है। और उसके बाद में अगर कहीं पर कोई अशुद्धियां पाई जाती हैं कि मान लीजिए पहले यहाँ पर कुछ और था, अभी कुछ और है, तो उन सब चीज़ों को भी ठीक किया जाता है। इसके बाद में जो चकबंदी अधिकारी होते हैं वह चकबंदी समिति के सारे सदस्यों के साथ में विचार विमर्श करके सभी ज़मीनों का, सभी क्षेत्रों का अनुपात निकालते हैं, आपसी परामर्श करके कौन से क्षेत्र की ज़मीनें
किस मालियत की हैं और कौन से क्षेत्र की ज़मीनें किस मालियत की हैं, उन सभी का एक मूल्यांकन करके एक अनुपात निकाला जाता है और उस पर एक सिद्धांत बनाया जाता है, एक फार्मूला बनाया जाता है कि इस क्षेत्र में अगर किसी की ज़मीन इतनी है तो उसको कितनी देनी है, या अदला बदली कहीं पर होगी, विनिमय होगा तो उसको किस तरीके से कटौती करनी है या क्या करना है, यह एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। धारा 8 का के तहत यह एक प्रारंभिक स्तर है। इस पर की गई जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं यह सब काश्तकारों को या खाता धारकों को बताई जाती हैं या उनको अवगत कराया जाता है उससे। और धारा 9 के अंतर्गत वहाँ पर पर्चा बांटा जाता है, आकार पत्र 5 जिसे कहते हैं या विज्ञापन जारी करना कहते हैं, कि गांव में सभी खातेदारों को बता दिया जाता है कि इस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर अशुद्धियाँ थी या यहाँ पर ये था, ये व्यवस्था थी, उसको आकार पत्र 5 के माध्यम से सभी काश्तकारों को सूचित कर दिया जाता है। इसके बाद में आकार पत्र 5 में जो विवरण दर्ज होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उन सभी को सारे गाटेदार खाता धारक देखते हैं। अगर उनमें किसी को कोई आपत्ति होती है तो वह चकबंदी समिति से उस बारे में अपील कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही या किसी चीज़ से वो सहमत नहीं है तो वह चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी से इस चीज़ के लिए शिकायत कर सकते हैं या अपना सुझाव वहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद में धारा 9 के अंतर्गत जो अपील आती है या किसी की कोई वाद विवाद आता है उसको धारा 10 के अंतर्गत निस्तारित किया जाता है और नई खतौनी दोबारा से पुनरीक्षित करके बनाई जाती है, जिसमें खातेदारों द्वारा जो अशुद्धियाँ या जो शिकायतें बताई गई हैं उनको ठीक कर दिया जाता है। इसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से प्रस्तावित चकबंदी योजना की धारा 23 के अंतर्गत पुष्टिकृत किया जाता है और नए जोतों पर खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया से असहमत कोई भी खातेदार चकबंदी अधिकारी के कार्यालय में धारा 48 के अंतर्गत चकबंदी न्यायालय में निगरानी दायर कर अनुतोष कर सकता है। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अंतिम अभिलेख बंदोबस्त तैयार किया जाता है, जिसमें आकार पत्र 41 और 45 बनाया जाता है तथा नए नक्शे का निर्माण होता है। जो पुराना नक्शा होता है वो यहाँ पर हट जाता है, अब नया नक्शा बनाया जाएगा, जिसमें पुराने गाटों की जगह पर अब नए गाटा नंबर सारे हो जाएंगे, नक्शा बदल जाएगा। पुराने गाटा नंबर कुछ और थे, कम या ज़्यादा हो सकते थे और अभी भी उनमें भिन्नता हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पर एक नया रेवेन्यू मैप तैयार हो जाएगा, जिसमें नए नंबर के साथ में नए नाम होंगे या पुराने नंबर के साथ पुराने नाम भी हो सकते हैं। इनमें काफ़ी भिन्नता हो सकती है। इसको पिछला और अगला देखने के लिए जो आकार पत्र 41-45 होता है उससे पूरी जानकारी मिल जाती है कि पुराना नंबर कौन सा था इस किसान का और नए नंबर कौन से हैं इस किसान के। यह सारी प्रक्रिया होने में कई तरीके की, कई चरण की बहुत ही जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, और यह सब कुछ फाइनल होने के बाद में चकबंदी को पूर्ण मान लिया जाता है। और यह सारी प्रक्रिया होने में अधिकतम 5 वर्ष का समय दिया जाता है कि 5 वर्ष के समय में यह सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। लेकिन कई गाँव में, कई ज़िलों में, कई जगहों पर ऐसा है कि 5 वर्ष क्या 15 वर्ष भी बीत गए हैं लेकिन चकबंदी फाइनल नहीं हो पाई है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।